वेलकम टू माय चैनल आसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लाया हूं जो सीटेट की चीज सीरीज चल रही है, जो बाल विकास चल रहा है हमारा। सीटेट हो चाहे एमपी टेट हो चाहे केवीएस हो चाहे यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, हर स्टेट के एग्जाम का टेट जो होता है उसके लिए ये बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है ये सभी एग्जाम में ये बनता है। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे भी जरूर दबाएं। इसी तरह से आपको हर एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कथन है ये, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है, बहुत बार एग्जाम में बना है कि लड़कियां लड़कों से, कई इस तरह से बन जाता है कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, या इस तरह से बन जाता है कि लड़कियां मैथ में या गणित में कमजोर होती हैं और कोई विषय वो कुछ भी ले सकते हैं। लड़कियों वाली बात आ जाए तो आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लड़का लड़की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर पक्षपात वाली बात हो रही है। जब पक्षपात वाली बात आ रही है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पर लिंग पक्षपात पूर्ण निर्णय है। पर अनुसंधान वाली कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ सही निर्णय वाली कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर कमजोर वाली बात हो रही है कि यहाँ पर आता ही नहीं है उन्हें। ऐसा नहीं है कि नहीं आता हो, ये क्या है, एक पक्षपात लिंग पक्षपात दर्शाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं, ये लिंग से आधारित है, लिंग पक्षपात। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में बच्चे की भावना और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा। देखिए यहां पर यदि बात करें तो कुछ ऑप्शन पढ़ते हैं। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाता है और उनकी भावनाओं को सम्मान दिया। देखिए जब बच्चे अब उसके अंदर की भावना कैसी होगी और जो सामाजिक विकास है वो कैसा होगा, उसको अच्छी तरीके से कैसे समझाएंगे, कैसे अच्छे तरीके कैसे होगा विकास। तो यहाँ पर विकास की बात करें तो पहले तो आपको क्या करना है, बच्चे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, तभी तो वो सामाजिक बनेगा, सामाजिक दृष्टि से विकास करेगा, उसके अंदर की भावना भी उत्तेजित होगी। क्लियर है। उसके मन में अच्छे विचार आए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या ये विचार अधिक से अधिक जानने पर उसको आएंगे। जब बच्चों को अधिक से अधिक जानने के लिए कहेंगे तो ऐसे तो है नहीं कि आप उससे कहते नहीं कि यार नहीं इसको आप जानिए, इसको आप जानना है। ये देखिए ये ऐसा नहीं होता कि आप उसको जानने की जबरदस्ती फोर्स करेंगे तो वो किस नहीं, तो उसके क्या उसको हीन भावना पहुंचेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। जब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है कि जब बच्चों को कक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं है कि अच्छा अंक मिले तो वो सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा उसका, या भावना का विकास अच्छा होगा। ये तो उसका माइंड का विस्तार है। क्लियर। यहाँ पर अच्छे विस्तार। अगला ऑप्शन है जब शिक्षक अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार बच्चों को सिखाता है। देखिए बस सिखाने वाली बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में बच्चे की भावना और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि आप बच्चे को महत्वपूर्ण माने, यदि आप बच्चे को महत्वपूर्ण मानते हैं और उसकी भावनाओं को सम्मान करते हैं तो बेसिक तरीका है, बेसिकली है कि वो हमेशा आप आगे चल के भी अपनी जो उसने जो कार्य किया है उसको यदि आप समझेंगे, उसको समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे कि आपने बहुत बढ़िया किया है, यही सकारात्मक प्रलोभन देंगे उसके, तो आप वहीं पर आप कह सकते हैं कि उसका विकास अच्छा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, चित्तवृत्ति से मतलब है कि आप पढ़ा रहे हैं और चित्त यानी कि उसका मन एकत्रित नहीं है, यानी कि वो विचलित है, उसका मन विचलित है, कहीं इधर उधर, मतलब बैठा तो कक्षा में है पर वो और कहीं की सोच रहा है और कोई बातें कर रहा है, इधर उधर बातें आप देखते हैं ना कि ये बातें कर रहा है, उद्यम टाइप के होते हैं कि वो यहाँ शिक्षक पढ़ा रहे हैं और अब वहां पर बच्चा वो मस्ती कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अध्ययन में आप पढ़ा रहे हैं, अब कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी है जो चित्तवृत्ति है, यानी कि वो पढ़ नहीं रहा है। क्लियर है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसे अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। जब देखो जब उसका मन ही नहीं है पढ़ने का तो यहाँ पर उसको बाध्य नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब उसका मन होगा तभी काम करेगा बच्चा। क्लियर है। जब जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो और कुछ उद्यम टाइप का हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या क्या है और क्वेश्चन ऑप्शन है विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए, देख ये तो करना ही नहीं, ये तो कतई नहीं करना है। जो नेगेटिव पॉइंट उनको काट देने पहले ही, उन्हें चेतावनी देने की भी अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानमंत्री सूचना देगी। ये इस तरह के क्वेश्चन को यदि नेगेटिव है तो आप बिल्कुल काट दीजिए। यहाँ इस तरह से आपको भी ये सब करना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये तीनों गलत हो चुके हैं। यहाँ पर ये हमारा यही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा था उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएं। देखिए किसी बच्चे को कन्वेंस करने के लिए, उसे रुचि पैदा करने के लिए इस तरह के तरीके, यानी सबसे पहली बात है आप ना अपना तरीका बदलिएगा। आपको तरीका बदलना होगा, बच्चे को तरीका नहीं बदलना होगा। आपको अपना तरीका बदलना होगा पढ़ाने का। किस तरह से उसमें आप रुचि ला सकते हैं, वही तभी तो आप टीचर कहलाएंगे कि बच्चे को किसी तरह से आप कन्वेंस करिए। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बच्चे का मतलब किसी तरह से आप कन्वेंस करिए। किस तरीके से आप कन्वेंस कर सकते हैं उसे समझाने के लिए समझाइए। अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा, यानी कि जो कम देखने वाला, यानी बहुत कम देखता हो, तो उसके लिए क्या क्या करें। देखिए निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। देखिए यहाँ पर ये कोई निर्णय नहीं हुआ, उससे उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी। देखिए यहाँ पर ये भी गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त उसके साथ ऐसा नहीं कर पाए। एक दिन कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, 3 दिन कर देंगे, 4 दिन कर देंगे, लेकिन हमेशा उसके साथ नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर कक्षा की बात कर रहा है, कक्षा 5 के न्यून ये कम दृष्टि वाला है, तो उसके लिए आप कैसा व्यवहार करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान। देखिए जब कोई बच्चा आपकी कक्षा में है, न्यून दृष्टि वाला, कोई अपंग है, कोई कैसा है, तो उसे उसी प्रकार का सहायक प्रणाली या सहायता उसे प्रदान करानी चाहिए स्कूल में। नियम तो यही है। क्लियर। तो ऑप्शन कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसे सामान्य रूप से बर्ताव करें और उससे कोई भेदभाव ना करें, और ऑडियो सीडी जब उसे दिखाई देता तो ऑडियो सीडी की व्यवस्था कराई जाए ताकि वो सुन के पढ़ सके। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिभाशाली बालक। देखिए प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शिक्षकों से स्वतंत्र, तो ये बात हो ही नहीं सकती कि जब आप शिक्षकों से स्वतंत्र हो जाए तो आप पढ़ेंगे क्या। प्रतिभाशाली की मतलब ये थोड़ी कि आप सब कुछ अपने ही आप कर लेंगे, मतलब कुछ तो सीखेंगे, शिक्षकों से सीखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर स्वभाव में अंतर्मुखी, यहाँ पर देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार का होता है, यहाँ पर केवल अंतर्मुखी नहीं होता है कि प्रतिभाशाली बालक यहाँ पर। और कुछ ऑप्शन नंबर डी है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, कि ये तो नहीं करने वाली बात है। जब प्रतिभाशाली बालक है तो वो हर काम कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर कह सकता है वो अपने प्रतिभाशाली यानी या कहें सृजन व्यक्ति जो चीज बना रहा है वो अपने निर्णय के अनुसार ही बनाता है, और वही कहलाता है अपना आत्मनिर्भर, अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर रहता है। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शारीरिक रूप से अक्षम छात्र है, ये यहाँ पर भी शारीरिक रूप से अक्षम है यानी कि विकलांग है कोई, शारीरिक वार्षिक खेल के दौरान भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक है। यानी जो प्रतियोगिताएं होती हैं स्कूल में हर साल होती हैं, उनमें भाग लेने के लिए वो उत्सुक है, बहुत ही जोश, मतलब वो कह रहा है कि हम इसमें भाग लेंगे। तो आपको इस समझ से, अब वो है शारीरिक अक्षम है यानी कि वो विकलांग है, तो आप उसे कैसे समझाएं कि आप इस तरह काम नहीं करिए, क्योंकि आप इस तरह काम नहीं कर सकते, मतलब उसको बताना नहीं कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, मैं उसको कैसे समझाएं, कैसे नियंत्रित करेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर उस दिन उसे उपस्थित होने के लिए हतोत्साहित करेंगे। देखिए जब वहां पर आप नियंत्रण करना चाहते तो यहाँ पर इस बात के लिए तो कहेंगे नहीं, तब उसे मैदान में रिकॉर्ड रखने में शामिल होने दें। देखिए हो सकता है, ये देख लेते हैं। उसे टीम में लें। देखिए ये भी नहीं हो सकता। टीम में लेने का मतलब ही क्या है, जब उससे वंचित ही रखना है, इस खेल से भाग लेने के वंचित ही रखना है, तो यहाँ पर खेल टीम में रखने की बात नहीं होती। उसे एक कार्य ऐसा दें कि वह उसमें मैदान में शामिल ना होता है। देखिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि उसे मैदान में रिकॉर्ड रखने
में शामिल होने दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे 3 नेगेटिव है तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित हो। समावेशन का मतलब ये होता है कि हर प्रकार का व्यक्ति, जब विद्यार्थी समावेशन स्कूल में प्रवेश ले सकता है, चाहे विशिष्ट बालक हो, दृष्टिबाधित हो, या फिर अपंग हो, या फिर विकलांग हो, कैसा भी हो, या प्रतिभाशाली बालक हो, या फिर श्रेष्ठ बालक हो, या फिर कमजोर बालक हो, किसी तरह का बालक हो, उसे आप एक ही कक्षा में शामिल करेंगे। एक ही, ये नहीं कि आप उसके अलग अलग कैटेगरी बांट दें और अलग कक्षा में बैठाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है समावेशन, समावेशी शिक्षा। क्लियर। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा से बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति और सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण। क्लियर। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए केवल योग्य निर्योग वाली बात नहीं की, ये होना ही नहीं चाहिए। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकता को पूरा, ये भी नहीं हो सकता। विद्यालयों में निरपेक्ष अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं, ये तो देखो हो ही नहीं सकता। निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं, ये देखिए इस तरह के ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ विशिष्ट समावेशी यानी कि विशिष्ट बालक से संबंधित है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। देखिए स्पीयरमैन जो भाषा दी थी बुद्धि की, वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बिनी ने देखिए एक कारक का सिद्धांत दिया था बिनी ने। क्लियर। स्पीयरमैन ने द्विबुद्धि कारक का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर जी कारक की बात कर रहा है। जी कारक क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक तो हो नहीं सकता और पता क्यों नहीं होगा, वैश्विक बुद्धि नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने आपको स्पीयरमैन का टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लेना। यहाँ पर स्पीयरमैन संबंधित है जी कारक, जो यानी कि सामान्य बुद्धि से रिलेट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से किस पहलू की उपेक्षा होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यदि आपने जैविक वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर जैविक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिसलेक्सिया से बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया है तो ये पढ़ने विकार से संबंधित होता है, ना कि व्यवहार विकार, ना ही मानसिक या ना ही गणितीय विकास की बात है तो डिसकैलकुलिया होता है। डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया आ जाए तो ये हम कह सकते हैं लिखने से संबंधित होता है, लिखने का विकार होता है। यहाँ पर डिसलेक्सिया आ रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ने विकार से संबंधित। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है सीखने हेतु ज्ञान, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग कर। देखिए आपने कुछ सीखा है तो आप कहीं जाते हैं, कुछ आप मुसीबत पड़ जाते हैं और उसी टाइप की मुसीबत को आप सॉल्व करने के लिए वही जो आपने सीखा है वही आप वहां पर अपनाएंगे प्रक्रिया, तो वो क्या कहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, यानी कि सीखे हुए वस्तु का, सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण करना। तो सीखना यानी एक जगह से आप किसी दूसरे को सिखाएंगे वही ज्ञान, जैसे आपने यहाँ सीखा है आज तो वही जाके आप दूसरे को सिखाएंगे तो वही ज्ञान होता है सीखने का स्थानांतरण। यही पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुबंधन की बात करें कि यहाँ पर अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किसने किया था, यहाँ पर किया था उन्होंने पावलोव जी ने। जब पावलोव जी ने क्या किया था कि यहाँ पर कुत्ते पर प्रयोग किया था उन्होंने अनुबंधन, यानी कि उसमें सबसे पहले क्या किया, उत्तेजना पैदा की। कैसे कि उसमें एक स्वाभाविक उत्तेजना पैदा करना ही अनुबंधन होता है। यहाँ पर जैसे कि उसको उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को पिंजरे में बंद किया और समय समय पर उन्होंने नियम के अनुसार उसे खाना देना प्रारंभ किया। कि पहले घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद उसे जब पहली बार घंटी बजाई तो उसे समझ में नहीं आया, उसके बाद कुछ ही देर बाद उसे खाना मिल गया। क्लियर। और जब उन्होंने ये तीन चार बार किया तो इसी तरह वो समझ गया कि पहले घंटी बजती है उसके बाद हमें खाना मिलता है। तो उसी तरह से जैसे फिर उसने 3-4 बार ऐसा प्रयोग किया, फिर जब भी वो घंटी बजाते थे तो अब उसके मुंह में क्या आती थी, लार आना शुरू होती थी, यानी कि जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है उसकी
स्वाभाविक प्रक्रिया, यही होता है अनुबंधन। क्लियर। तो क्या किया, तो लार आना शुरू हुई और उसमें क्या किया, तो उसके बाद तुरंत उसे खाना मिल जाता था, क्योंकि यहाँ पर उसे पता है घंटी बजने के बाद हमें खाना मिलता है, इसलिए घंटी बजी नहीं कि उसके मुंह में लार आना टपकना शुरू हुई। तो यही कारण है अनुबंधन जो पॉलर ने प्रयोग किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तेजना, क्योंकि पहले उसे उत्तेजना उत्पादन होती है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आ जाए तो सीधा लगा लीजिए भाई, सभी को अभी तक तो याद हो गया हो कि यहाँ पर है थर्नाइक साहब, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए यहाँ पर केंद्र, यहाँ पर यदि आप मध्यमान निकालेंगे तो भी केंद्र की बात होगी, मध्य निकालेंगे तो भी केंद्र की बात होगी, केंद्र का भाग निकालते हैं बहुलांक निकालेंगे तो यहाँ पे मध्य की बात होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति यहाँ पर आप कहते हैं प्रसार। प्रसार क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट का क्या अंतर होता है, वही होता है प्रसार। जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 3 है, 4 है, 5, 6, 7, यहाँ पर इस तरह संख्या लिखी है, तो यहाँ पर प्रसार क्या होता है, जो फर्स्ट सेकंड है, जो फर्स्ट है और हमारा लास्ट है, तो इसी का जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारा प्रसार। क्लियर। तो ये हमारा प्रसार हो गया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। कौन सा, प्रसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करें अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य। अधिगम यानी कि सीखने का सबसे उपयुक्त कार्य। देखिए आप जानते हैं कि हमने आप कोई चीज सीखते हैं तो आपके व्यवहार में यानी कि उसी तरह का व्यवहार आपका हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये अधिगम जब भी कोई चीज को सीखता है यानी वो उसी तरह कार्य करने लगा, यानी कि आप उसे अच्छे गुण सिखाएंगे तो उसका व्यवहार में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। क्लियर है। चलिए जैसे कि आपने देखा होगा जो ट्रेनिंग करके आते हैं बहुत से लोग जो बीएसएफ वाले होते हैं या फौजी वगैरह होते हैं, उन्हें क्या पहले ट्रेनिंग दी जाती है तो उसी तरह की उसका स्वभाव हो जाता है। और जैसे आप देखते हैं कि उनका स्वभाव अलग हो जाता है, क्योंकि आप जब भी वो घर पे आते हैं तो आपको देखने का मिल जाता है कि किस तरह के स्वभाव वाले हो गए, यानी कि जैसे उनका व्यवहार होगा, जैसा उन्होंने सीखा होगा उसी तरह का वो व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम का उपयुक्त कार्य क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यवहार का परिवर्तन, व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाए उसके, वही तो सीखना होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, कि यहाँ पर यदि क्वेश्चन एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के मुताबिक छात्रों के लिए मूल्यांकन करने का दूसरा तरीका क्या, देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं मूल्यांकन करने का दूसरा तरीका क्या होना चाहिए। लिखित परीक्षा तो सबसे पहले ही है और मौखिक परीक्षा भी पहले ही है, दोनों परीक्षाएं यार पहले से ही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी अकेले बचा जो अवलोकन करने के लिए कह रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक की गुणवत्ता, यानी आदर्श शिक्षक के गुण कैसे होना चाहिए। देखिए हम कह सकते हैं कि वो पहले तो लोकतांत्रिक भी होना चाहिए और जो विषय पढ़ा रहा है उसका अधिक अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे का मनोविज्ञान, उसके व्यवहार को पढ़ना, उसके यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए उसे, तभी तो बच्चे को अब वो सीख पाएगा, यानी तभी तो वो बालक को समझ पाएगा और उसे ज्ञान दे पाएगा। अच्छे गुण, शिक्षक के अच्छे गुण क्या हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि की बात आती है तो प्रोजेक्ट विधि हम सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट विधि का किसने प्रयोग किया था, ये हमारे किलपैट्रिक साहब हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर भी एक परिभाषा दी हुई है, शिक्षक में अधिग्रहण और प्रतिधारण दोनों शामिल है, ऐसा किसने कहा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स्किनर जी हो जाएंगी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये, कि यहाँ पर ये जो परिभाषा है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं शिक्षा में अधिग्रहण और प्रतिधारण दोनों शामिल हैं। याद रखिए अधिग्रहण और प्रतिधारण ये शिक्षा में दोनों शामिल है। तो यहाँ पर किसने कहा था, ये कहा था स्किनर साहब ने। क्वेश्चन नंबर अगला है जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कि यदि एक बच्चा विद्यालय हमेशा देरी से पहुंचता है, कोई बच्चा है आपकी कक्षा में हमेशा देरी से आता है, विद्यालय में देरी से आता है, तो आप क्या करेंगे उसे। ये आपकी भावनाओं से संबंधित है कि आपकी भावना इस तरह से बच्चे के लिए किस तरह से होगा। तो देखेंगे क्या उसे डांटेंगे। देखिए आप जानते हैं कि डांटना नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव कर दीजिए।
प्रधानाध्यापक से बात नहीं करनी, बिल्कुल नेगेटिव है। उसके परिजनों से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नेगेटिव। ये बाद में करेंगे, बाद में करेंगे ये सब। ये परि, परि, ये परि, जो इसके परिवारजन है, परिजन है, उनसे बात बाद में करेंगे, क्योंकि पहले उससे कारण पूछेंगे कि क्या आप क्यों आए हैं देर, क्यों आते हैं देरी से, क्या कारण है इसकी, कोई वजह बताइए, इसकी वजह पूछेंगे, तभी तो आपको यहाँ कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कारण जानने की कोशिश करें कि वो देरी से क्यों आता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।